दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के भाग 5 में स्वागत है। क्या बात कर रही हो भाभी? काश मैं भी वहाँ होता, माँ का उतरा चेहरा देखता, बड़ा मज़ा आता। आपकी सहेली ने सही बैंड बजा दी सबकी। अब सब माँ को कोई उल्टी सलाह देना तो दूर, उनके पास तक आने से कतराएंगी। अयान हंसते हुए उर्वी से फ़ोन पर बात करता हुआ गाड़ी चला रहा था। घर पहुँचकर घर में छाए सन्नाटे और शांति में उसे एक अलग सुकून मिला। वो दबे कदमों से हाथों में एक बड़ा सा डिब्बा लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में कोई नहीं था। अहाना स्नान घर में स्नान कर रही थी। अयान ने चुपचाप वो डिब्बा खोला और काम पर लग गया। कुछ देर बाद जब अहाना बाहर निकली तो वो अयान को देख चौंक गई और पर्दे के पीछे अपने आप को छिपाते हुए बोली, ओह, अकल है कि नहीं? कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था कि तुम बाहर हो। मैं ऐसे ही बाहर आ गई। स्टूपिड नॉनसेंस इडियट। अरे, नहा रही थी तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। मुझे क्या पता था? दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गया। मेरी क्या गलती? मुझ पर गालियों की बरसात कर रही हो। अयान बिना पीछे मुड़े बोला, स्टूपिड नॉनसेंस इडियट, ये सब गाली नहीं होती, समझे? अब जाओ बाहर, मुझे कपड़े बदलने हैं। अहाना ने पर्दे के पीछे से बोला, ओके, जा रहा हूँ, बदल लो कपड़े। ये कहकर अयान बाहर चला गया। ओहो भाग्यवान, क्यों मुंह फुला कर बैठी हो? सब कुछ सही से तो हो गया ना? कैलाश जी बोले, ये नेग में आपकी बहू ने सिर्फ सिक्के लिए हैं और मेरी झोली में तो ऐसे डाले जैसे कोई भिखारी को भीख देता है। लो, तुम ही संभालो इन्हें। कामनी जी ने सिक्के कैलाश जी की गोद में डालते हुए कहा। कम से कम आ तो गई। सुबह इसलिए परेशान थी कि बहू ने आने से मना कर दिया। अब इसलिए परेशान हो कि बहू ने केवल नेग में सिक्के ही लिए। आखिर परेशानी है क्या? कैलाश जी सिक्के को अपनी गुल्लक में डालते हुए बोले, परेशानी? मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरी सहेलियाँ मेरे मजाक उड़ाएंगी। भाग्यवान, तुम भी ना कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। यदि वो इस बात को लेकर तुम्हारा मजाक बनाए तो गर्व से सिर ऊंचा करके कह देना कि तुम्हारी बहू ने तो उनका मान रखने के लिए उनसे 1 रुपये नेग में लिए, वरना वो तो इतने बड़े घराने की है कि उसे उसके नेग की क्या ज़रूरत थी। कैलाश जी ने कामनी जी को समझाते हुए कहा। कामनी जी के चेहरे पे मुस्कान उभर आई और वो शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है, कभी कभी आपके दिमाग में भी आइडिया आ जाता है। बहुत बढ़िया। तुम इंसान हो कि घन चक्कर बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर चले आए, और आए भी तो दबे पाँव। मुझे खबर तक नहीं हुई कि बाहर कोई है। वैसे ऐसी कौन सी खुफिया प्लानिंग कर रहे थे? अहाना ने शक करते हुए पूछा। ओ मैडम, मैं कोई खुफिया प्लानिंग नहीं कर रहा था। मैं ये लैंप लाया था, इसे अपने सरहाने लगा रहा था जिससे तुम रात को आराम से सो सको। अयान ने चिढ़ते हुए कहा। मेरी इतनी परवाह? अयान ने अचानक ये केयर क्यों? अहाना ने अपने गीले बालों को झटकते हुए कहा। अयान के मुंह पर उसके गीले बालों की चंद बूंदें गिर गई, जिसे अयान ने अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, भलाई का सच में ज़माना नहीं रहा। परवाह करने पर भी लोग शक करते हैं। निकाल देता हूँ, फिर सोना रोशनी में। अहाना ने आगे बढ़ अयान को रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको, अब रहने दो। मतलब थैंक्स फॉर द केयर। अब आइए ना आप लाइन पर, मिस दीवान। वैसे आज आपने माँ की सहेलियों की अच्छी बैंड बजाई, मज़ा आ गया। अयान अपनी अलमारी खोल कपड़े निकालते हुए बोला, क्या मैं कुछ देर तुम्हारी बालकनी में बैठ सकती हूँ? अहाना बोली, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल बैठ सकती हो। अहाना बालकनी में जाकर बैठ गई। हल्की मध्यम रोशनी में वो बालकनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ बैठकर अहाना सोच विचार करती रही कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आरुष उसे रस्म निभाने के लिए घर जाने का बार बार आग्रह कर रहा था। कोई बहुत बड़ी बात है जो उससे छिपी हुई है, और जब तक वो उस बात की जड़ तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक वो कामनी जी को सबक नहीं सिखा पाएगी। उसने उर्वी को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। अहाना, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, पर मैंने भी ये महसूस किया था।
कि माँ जी के पास कुछ तो ऐसा राज है जिसे हथियार बना वो दोनों भाइयों पर इस्तेमाल करती हैं। जब उन्हें अपनी बात मनवानी होती थी तो वो सिर्फ 2 शब्द बोलती थी कि मान जाओ वरना, और आरुष मजबूर हो जाते थे। अच्छा, ये बता तू अपनी सास के बारे में कितना जानती है, मतलब उनका घर कहाँ है, मायके में कौन कौन है? अहाना ने पूछा। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि माँ जी के व्यवहार की वजह से सबने संबंध तोड़ लिए थे। बस एक भाई है उनका, पता नहीं सगा है या कजिन है, उससे ही पटती है माँ जी की। 1-2 बार आया था वो घर। अमरीशपुरी की तरह लगता है बिल्कुल, ऊंचा लंबा चौड़ा गिद्ध जैसी आंखें। मैं तो देखते ही डर गई थी। क्या नाम है माँ जी के इस भाई का? कहाँ रहता है? नाम? हाँ, प्रीतम नाम है उनका। अब सही से नहीं पता कि कहाँ रहता है, पर शायद रत्नागिरी की तरफ रहता है। चल ठीक है, कल शाम को कोर्ट आ जाना, तुझसे ज़रूरी काम है। ये कहकर अहाना ने फ़ोन रख दिया। अंदर आ जाऊं? उर्वी ने अहाना से पूछा। तुझे कब से इजाज़त मांगनी पड़ गई बहन? तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगी। उर्वी अहाना को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, शादी के बाद रूप निखर गया है तेरा? कुछ भी मत बोल उर्वी, तेरे देवर को झेल रही हूँ, ये क्या कम है? अहाना सोफे पर बैठते हुए बोली। लो, ऐसा क्या कर दिया है आन ने? उससे ज़्यादा स्वीट लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। आरुष से ज़्यादा वो मेरी चिंता करता था, समझी? तुझे क्या परेशानी दे रहा है? उर्वी अयान की वकालत करते हुए बोली। बस देवर की भाभी, चुप कर जा, पहले काम की बात कर लेते हैं, फिर तेरे प्यारे देवर के कारनामे बताऊंगी। तभी अहाना की असिस्टेंट ने बताया कि स्केच आर्टिस्ट आया है। हाँ, उन्हें अंदर भेजो, अहाना ने कहा। आइए सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आभार आपका कि मेरे बुलाने पर आप आए, अहाना उन्हें बैठाते हुए बोली। अहाना मैम, आप इंस्पेक्टर शिशिर की दोस्त हैं, आपको कैसे मना कर सकता हूँ? बताएं, किसका स्केच बनवाना है? स्केच आर्टिस्ट बोला। उर्वी, प्रीतम मामा की शक्ल तो तुझे याद होगी ही, तो तू इन्हें उनके चेहरे का पूरा विवरण दे, देखते हैं कुछ पता चल सके तो, अहाना ने कहा। लगभग 1 घंटे तक उर्वी स्केच आर्टिस्ट को प्रीतम मामा के चेहरे का विवरण समझाती रही। 1 घंटे बाद एक चेहरा उभर कर कागज़ पर आया। हाँ, बहुत हद तक ऐसे ही दिखते हैं वो, उर्वी ने देखते ही कहा। ग्रेट, थैंक्स सर, आपने अपना कीमती समय दिया, अहाना ने कहा। स्केच आर्टिस्ट के जाने के बाद उर्वी ने अहाना से पूछा, पर तू इन्हें ढूंढेगी कैसे? मेरे दोस्त इंस्पेक्टर शिशिर की मदद से। वैसे भी देख तो इसे, शक्ल से ही गुंडा लगता है, इसका शायद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। अहाना ने फ़ोन उठा इंस्पेक्टर शिशिर को फ़ोन करते हुए कहा। हाँ अहाना, कैसी हो? वो स्केच आर्टिस्ट आ गया था? इंस्पेक्टर शिशिर ने पूछा। थैंक्स उन्हें भेजने के लिए शिशिर, बढ़िया स्केच बन गया है। तुम अभी फ्री हो क्या? मैं आ जाऊं? अहाना ने पूछा। अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल आओ, इंस्पेक्टर शिशिर ने हंसते हुए जवाब दिया। अहाना और उर्वी इंस्पेक्टर शिशिर के पुलिस थाने पहुंची। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मामा को क्यों ढूंढना चाहती है, उर्वी ने पूछा। देख बहन, कोई तो राज है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। ये दोनों भाई कोई तो बात हमसे छिपा रहे हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कामनी देवी के इर्द गिर्द का सारा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी उनका बहुत बड़ा राजदार है, अहाना बोली। अहाना, नाइस टू सी यू, आओ बैठो, इंस्पेक्टर शिशिर ने गर्मजोशी से अहाना का स्वागत करते हुए कहा। शिशिर, ये मेरी सहेली उर्वी है और ये स्केच है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने रिकॉर्ड में चेक करो, शायद कोई क्रिमिनल डाटा हो इनका। श्योर, ये नया केस है क्या कोई? इंस्पेक्टर शिशिर ने पूछा। अहाना ने शिशिर को सारी कहानी सुनाई। ओ माय गॉड, तुमने शादी कर ली? मतलब मेरा चांस ख़त्म, शिशिर ने हंसते हुए कहा। चुप करो यार, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एक बार उस औरत को सही रास्ते पर ला दूँ
तो मैरिज ओवर, अहाना ने बिंदास बोला। ऐसे टेढ़े काम सिर्फ अहाना दीवान ही कर सकती है। पर सच में दोस्ती के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। आई एम प्राउड ऑफ यू, शिशिर ने अहाना की तारीफ करते हुए कहा। शिशिर, उर्वी मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है और इसकी आंखों में आंसू लाने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर शिशिर ने उस स्क्रैच को अपने कंप्यूटर डाटा से मैच किया। बहुत मेहनत के बाद एक तस्वीर सामने आई। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, शायद इस आदमी की जवानी की तस्वीर। देखकर बताएं, क्या यही है? शिशिर ने कंप्यूटर का स्क्रीन उर्वी की तरफ घुमाते हुए कहा। उर्वी बहुत ध्यान से तस्वीर देखकर बोली, यही है। जवानी में ऐसा ही दिखता होगा ये आदमी। शिशिर, ये अब कहाँ है, ये पता चल सकता है क्या? अहाना ने पूछा। अहाना, मुझे 2 दिन का वक्त दो, इस आदमी की सारी जन्म कुंडली तुम्हारे सामने रख दूंगा, इंस्पेक्टर शिशिर ने कहा। थैंक्स शिशिर, मेरी मदद करने के लिए, अहाना ने कहा। कम ऑन अहाना, ये तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरा फ़र्ज है, पर तुम अपने दोस्त के लिए जो कर रही हो काबिले तारीफ़ तो वो बात है। इस केस में मेरी जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी मैं दूंगा, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से, शिशिर ने अहाना से हाथ मिलाते हुए कहा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकल उर्वी ने अहाना से पूछा, माँ जी तेरे साथ सही से तो रह रही हैं ना? बहन, तू मेरी फ़िक्र मत कर, फ़िक्र तो अब कामनी देवी को अपनी करनी पड़ेगी। बस एक बार इस प्रीतम प्यारे के बारे में पता चल जाए, फिर देख मैं क्या नाच नचाती हूँ उन्हें, अहाना गाड़ी चलाते हुए बोली। शाम को जब अहाना घर पहुंची तो देखा कामनी जी लता पर चिल्ला रही थी। क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है क्या? अहाना ने पूछा। बहू, ये सही खाना नहीं बनाती, मैं तो मुन्नी को वापस बुलाऊंगी, मेरा काम तो मुन्नी ही करेगी, कामनी जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। माँ जी, लता दीदी तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, पर ठीक है, आपको मुन्नी को वापस बुलाना है तो बुला लीजिए, पर मेरे सारे काम दीदी ही करेंगी, आप अपने कामों के लिए मुन्नी को रख लीजिए। बस अब खुश? अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल खुश, बहू हो तो तेरे जैसी, कामनी जी ने खुश होते हुए कहा। अहाना मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या अजीब बेवकूफ़ हो तुम, मुन्नी को फिर से घर में आने दे रही हो। बड़ा बोल रही थी कि सपोर्ट सिस्टम कट कर दूंगी वगैरह वगैरह। अयान ने अहाना के अंदर आते ही बोला, मेरे पास एक वकील का दिमाग है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए मैं जो कह रही हूँ कृपया मुझे करने दें, अहाना ने चिढ़ते हुए कहा। बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही हैं आप अपने आप को मिस दीवान, कामनी गुप्ता आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, अयान ने हंसते हुए कहा। तुम तो अपनी प्यारी माता श्री की साइड लोगे ही, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मुन्नी को घर में लाने का प्लान मेरा ही था, अब वो हमारी तरफ से खेलेगी, अहाना ने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा। पर वो कैसे? पर वो ऐसा क्यों करेंगी? पैसा जनाब, पैसा, डबल तनख्वाह दे रही हूँ मैं, और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। तो अब बोलो स्मार्ट कौन? अहाना ने अयान के करीब आकर कहा। अयान ने उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए कहा, आप स्मार्ट हैं, मान गए आपको। अहाना की इस कदर देखने से अयान की इस कदर देखने से अहाना थोड़ी असहज हो गई। उसका दिल ना जाने क्यों बहुत तेज़ धड़कने लगा, पर दिल पर काबू पाते हुए वो झट से बोली, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करें मिस्टर अयान। आप कहें मैडम, तो हम आज से आपको ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, अयान ने अहाना के करीब आते हुए कहा। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप बस हटे मेरे रास्ते से, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतनी जल्दी? खाना तो खा लो। नहीं, भूख नहीं है, मुझे बस सोना है अब, ये कह अहाना कपड़े बदलने चली गई। हेलो शिशिर, कैसे हो? अहाना ने फ़ोन उठाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहाना, तुम अगर फ्री हो तो आ जाओ थाने, कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं प्रीतम मामा के बारे में। क्या? प्रीतम प्यारे की कुंडली खोल डाली तुमने? अहाना खुशी से उछलते हुए बोली। जी बिल्कुल, खोली ही नहीं बल्कि पढ़ भी डाली, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, तुम आओ बताता हूँ, शिशिर ने कहा।
आज से 20 साल पहले ये प्रीतम मुंबई की गलियों का गुंडा था। एक गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। एक्सटॉर्शन, चोरियां, मारपीट और भी बहुत सी फाइलें खुली हुई थी इसके नाम पर। फिर अचानक इसने सब बंद कर दिया और काफ़ी सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। किसी को भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने अपने स्पेशल नेटवर्क के जरिए रत्नागिरी में इसकी खोज शुरू की। जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, शिशिर ने अहाना को बताया। ऐसी क्या बात है शिशिर? अहाना चौंकते हुए बोली। और क्या खबर है मुन्नी? एक हफ्ते में क्या क्या देखा वहाँ? कामनी जी ने मुन्नी से सारा ब्यौरा जानने की कोशिश की। अरे मेम साहब, क्या घर है, आलीशान, दफ्तर भी बहुत बड़ा और बढ़िया है, पर मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ। अच्छा हुआ जो आपने यहाँ बुला लिया, मुन्नी ने वैसे ही बोला जैसे अहाना ने उसको कहा था। ये लता तो बहू की रजदार है, मेरी कहाँ पटने वाली है इससे। और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि मियाँ बीवी में चल क्या रहा है। कामिनी जी ने पलंग पर पैर पसारते हुए कहा। प्यार तो बहुत है दोनों में। आयान बाबा तो बहू रानी से मिलने उनके दफ्तर भी आए हैं 1-2 बार। बहुत चिपक चिपक कर बातें कर रहे थे। मुन्नी ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों की शादी में इतनी नज़दीकियाँ, कुछ सोचना पड़ेगा, कामनी जी बड़बड़ाते हुए बोली। सोचो मेम साहब, मैं आपके साथ हूँ, मुन्नी ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा। वैसे आज दोनों रात में कहीं बाहर जा रहे हैं, लता से पता चला है मुझे। अब देख लो आपको क्या चाल चलनी है। मुन्नी की ये बताते ही कामनी जी उठकर बैठ गई और गहन चिंतन में खो गई। अहाना, तुम्हारे हिसाब से ये प्रीतम अयान का मामा है? शिशिर ने अहाना से पूछा। हाँ, उर्वी ने बताया। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से प्रीतम की कोई बहन ही नहीं है, बल्कि वो तो अनाथ है। उसके माता पिता तक का कुछ पता नहीं है, शिशिर ने बताया। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? अहाना चौंक गई। मैं भी चौंक गया था अहाना, इसीलिए मैंने तुम्हारी सासू माँ कामनी जी की कुंडली भी बनवा डाली। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिसे सुनकर तुम सीट से उछल जाओगी, कामनी जी अयान और आरुष की सगी माँ नहीं है। शिशिर ने अहाना को चौंका देने वाली खबर दी। अहाना कुछ पल शिशिर को हैरत से देखती रही। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। ये क्या बात? किसी ने मुझे नहीं बताई, उर्वी ने भी नहीं। अहाना, हो सकता है कि उर्वी को भी इस बारे में कुछ जानकारी ना हो, पर अयान और आरुष को इस बारे में नहीं पता। ये नामुमकिन है, क्योंकि जब कामनी जी ने कैलाश जी से शादी की तब अयान की उम्र लगभग 7 साल और आरुष की 9 साल रही होगी। दोनों इतने भी छोटे नहीं थे कि अपने और पराये में फ़र्क ना समझ पाएं, शिशिर ने कहा। अहाना ये सब सुन हैरत में पड़ गई। कुछ पल वो खामोश हो गई। शिशिर अहाना को एक बहुत ही पुराने से वृद्धा आश्रम ले गया। वहाँ खड़े हो दोनों उर्वी का इंतज़ार करने लगे। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद उर्वी आई। यहाँ क्यों बुलाया है अहाना? क्या बात है? उर्वी ने रिक्शे से उतरते ही पूछा। मुझे खुद नहीं पता, शिशिर लाया है मुझे यहाँ। अब किसका इंतज़ार हो रहा है? चलिए अंदर, उर्वी ने कहा। अयान का। शिशिर ने अयान को बुलाने के लिए भी कहा है। अहाना ने घड़ी देखते हुए कहा। अयान, ऐसी क्या बात है इंस्पेक्टर शिशिर? उर्वी ने शिशिर की तरफ हैरत से देखा। बस कुछ पल इंतज़ार करें, अभी पता चल जाएगा, शिशिर ने कहा। तभी उन्होंने अयान की गाड़ी आते देखी। अयान के चेहरे पर भी हैरत के भाव स्पष्ट नज़र आ रहे थे। क्या हुआ है? यहाँ इतनी दूर क्यों बुलाया है? और भाभी, आप भी यहाँ? चल क्या रहा है? अयान ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अयान, ये मेरे दोस्त हैं इंस्पेक्टर शिशिर। दरअसल मैंने इन्हें तुम्हारे प्रीतम मामा की जानकारी निकलवाने को कहा था। उसी के चलते उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो हमारे बहुत काम आ सकती हैं। अहाना ने कहा। मिस्टर अयान, आप प्रीतम के बारे में कितना जानते हैं? शिशिर ने अयान से पूछा। प्रीतम का नाम सुनते ही अयान के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर डर की छवि साफ झलक रही थी। क्या हुआ अयान, चुप क्यों हो गए? उर्वी ने अयान को झकझोरते हुए पूछा। कुछ नहीं,
कुछ भी तो नहीं भाभी। अयान अपना रुमाल निकालकर पसीने पोंछने लगा। देखिए मिस्टर अयान, आप खुलकर नहीं बताएंगे तो हम बात की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्लीज़ आप जो जानते हैं बता दीजिए, शिशिर ने आग्रह करते हुए कहा। इंस्पेक्टर, बचपन से ही मैं और भाई प्रीतम मामा से बहुत डर कर रहते थे। एक तो वो दिखते इतने डरावने थे और दूसरा वो हम दोनों को बहुत पीटते थे, इसीलिए उनके आते ही हम छिप जाते थे। मैं बस इतना ही जानता हूँ, अयान ने कहा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम अयान, तुम सब जानते हो। देखो प्लीज़ सच सच बता दो, उर्वी और भैया को मिलाना है। अयान प्लीज़ हेल्प, अहाना चिल्लाकर बोली। मिस्टर अयान, हम जानते हैं कि कामनी जी आपकी माँ नहीं है और ना ही कामनी जी का कभी कोई भाई था। अब आप बता देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी, वरना अहाना को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर पता तो वो लगा ही लेगी, शिशिर ने कहा। ये बात सुनते ही उर्वी चौंक गई। क्या मतलब माँ जी तुम लोगों की असली माँ नहीं है? सच ही है, कोई सगी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है भला? अयान, तुम्हें जो सच्चाई पता है बता दो, उर्वी बोली। अयान की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, नहीं बता सकता। यदि मैंने कुछ बताया तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। शिशिर की आंखों में एक चमक सी उठी। वो शायद यही सुनना चाहता था अयान से। उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वो अंदर सुरक्षित हैं। ये सुनते ही अयान की आंखों से आंसू झरने के समान बह निकले। उसने शिशिर की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखते हुए कहा, सच, मैं मिल सकता हूँ? बिल्कुल, पर पहले हमें सब बातें पता तो चले। शिशिर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या खबर है? सब ठीक है? वो ठीक है ना? कामनी जी चुपके से घर के पीछे आंगन में फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ सब ठीक है, पर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उधर से फ़ोन पे जो आवाज़ आई वो प्रीतम की थी। हर समय पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और कुछ आता है क्या तुम्हें? हमें बर्बाद कर दिया, अब और क्या चाहिए? जमा जमाया बिजनेस थमाया था तुम्हारे हाथ में, वो संभाला नहीं गया तुमसे। पैसे की दरकार लगी रहती है, कामनी जी ने चीखते हुए कहा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो किया है मैंने। बिजनेस में नुकसान ना होता अगर तुम अड़ंगा ना डालती तो, इसीलिए उस बारे में तो कुछ मत कहो। जल्द पैसों का इंतजाम कर दो, वरना बहुत से राज खुल जाएंगे कामनी। प्रीतम भी चिल्लाते हुए बोला। थोड़ा समय दो मुझे, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तोड़ कर दे दिए। चक्कर चलाना पड़ेगा, 1 हफ्ते बाद फ़ोन करना। ये कह कामनी जी ने फ़ोन बंद कर दिया। मुन्नी, ये किससे बात कर रही थी? लता ने मुन्नी से पूछा। लता और मुन्नी दोनों छिपकर कामनी जी की बातें सुन रही थी। मुन्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं बहन, पर अक्सर ये इस तरह बात करती रहती हैं किसी से, और वो जो कोई भी है वो इससे पैसे मांगता रहता है। ये बात अहाना बेबी को बतानी पड़ेगी, लता ने कुछ सोचते हुए कहा। उधर कामनी जी परेशान होकर आंगन में चक्कर काट रही थी। इतने राज दफन हैं कि एक के बाहर आते ही उनकी सत्ता गिर जाएगी। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करें, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उनके सामने। अयान प्लीज़, अब इस राज पर से पर्दा उठाने का समय आ गया है, शिशिर ने कहा। बहुत खुशहाल परिवार था हमारा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पापा का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरी माँ तपस्या गुप्ता एक बहुत ही सुंदर और सुशील गृहिणी थी। मैं, भाई और पापा, हम 3 ही उनकी ज़िंदगी थे। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन कामनी नाम के तूफान ने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बस तब से सब कुछ बदल गया और सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि वो पापा की पर्सनल सेक्रेटरी थी। इसीलिए काम के सिलसिले में घर भी आती जाती रहती थी। धीरे धीरे वो हमारे परिवार में बहुत घुल मिल गई। माँ और पापा दोनों उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। मुझे आज भी याद है दिवाली की वो भयानक रात। मैं करीब 7 साल का था। भाई और मैं तैयार होकर माँ का इंतज़ार कर रहे थे। पूजा का समय हो गया था। पापा बिजनेस के काम से सिंगापुर गए थे। फ्लैशबैक, भाई 9 बज गए, माँ अभी तक नहीं आई। हम बाज़ार जाकर देखें क्या?
अयान ने आरुष से कहा, शायद तू ठीक कह रहा है, चल चल कर देखते हैं। ये कहकर दोनों घर खुला छोड़ अपनी माँ को देखने बाजार की तरफ चल पड़े। लगभग 1 घंटे तक वहाँ अपनी माँ को ढूंढने के बाद जब ये सोच घर आए कि शायद माँ घर लौट आई होंगी, तो मंजर उन्हें दिखा। वो चीखते चिल्लाते रह गए। उनकी माँ के सपनों का वो घर आग में जल रहा था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। पड़ोसियों को लगा कि बच्चे और तपस्या गुप्ता अंदर हैं। तभी एक पड़ोसन की नज़र आरुष पर पड़ी। अरे, बच्चे तो यहाँ हैं, शुक्र है भगवान का। बेटा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? माँ, वो तो बाजार गई थी, लौटी नहीं अब तक। पर हमारा घर कैसे जल गया? आरुष रोते हुए बोला। शायद हवा से खिड़की पर रखे दियों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग सारे घर में फैल गई। एक पड़ोसी बोला। तभी फायर ब्रिगेड आई और आग बुझाने लगी। पड़ोसी अयान और आरुष को अपने घर ले गए। सारी रात दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। पड़ोसियों ने कैलाश गुप्ता को बहुत बार फ़ोन किया, पर उनसे संपर्क हो ही नहीं पाया। अगले दिन कैलाश जी के ऑफिस में संपर्क किया गया। ऑफिस वालों ने कैलाश जी को उनकी पत्नी के लापता होने की खबर सिंगापुर में दी। कैलाश जी तुरंत भारत आ गए। उनके आते ही आरुष और अयान उनसे लिपट कर रोने लगे। कैलाश जी हैरान खड़े होकर अपने जले हुए घर को देख रहे थे। साथ ही अपनी पत्नी के लापता होने का गम भी उन्हें सता रहा था। वो एकदम खामोश हो गए। तभी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी कामिनी सामने आई और उन्हें संभाला। उसने प्यार से दोनों बच्चों को अपने आगोश में ले लिया। बच्चों, आप चिंता मत करो, आपकी मम्मी जल्द ही आ जाएंगी। कैलाश जी, जब तक घर फिर से बनकर तैयार नहीं होता, आप मेरे घर पर रुक जाइए। कामिनी बोली। नहीं नहीं, मैं होटल में रुक जाऊंगा और बच्चों को नानी के पास भेज दूंगा। आप समझ नहीं रहे, होटल का खाना आपको सूट नहीं करता और बच्चों की भी परीक्षाएं आ रही हैं। मैं सब संभाल लूँगी। तपस्या जी जल्द मिल जाएंगी, कामिनी बोली। सब पड़ोसी कामिनी की बात से सहमत थे, इसीलिए सबने कैलाश जी पर दबाव डाला तो वो मान गए। 1 हफ्ते तक कैलाश जी और बच्चे कामिनी के घर पर रहे। कामिनी ने बच्चों का दिल जीत लिया, उन्हें खूब प्यार दिया। 1 हफ्ते बाद पुलिस का फ़ोन आया और कैलाश जी भागते हुए थाने पहुँचे। सर, एक लाश मिली थी तालाब से। हालांकि लाश सड़ चुकी है, पर आप शिनाख्त कर लें, इंस्पेक्टर ने कहा। लाश बहुत बुरी तरह सड़ चुकी थी, पर लाश पर से जो कपड़े और गहने मिले, उन्हें देखते ही कैलाश जी पहचान गए कि ये लाश उनकी पत्नी तपस्या की है। 1 हफ्ते में सब कुछ बर्बाद हो गया था। आरुष और अयान तो जैसे माँ के गम में बावले से हो गए थे। पर तब तक कामिनी ने अपनी ममता के आंचल में उन दोनों को छिपा लिया। कामिनी उनकी देखभाल करती, स्कूल का काम कराती, खाना खिलाती। कैलाश, बेटा दूसरी शादी कर ले, पूरी उम्र पड़ी है और बच्चों का तो सोच। कामिनी अच्छी लड़की है, बच्चे भी हिल मिल गए हैं उससे। अब हम सब कब तक यहाँ रहेंगे? गांव तू आएगा नहीं, इसीलिए दूसरी शादी में ही तेरी भलाई है। कैलाश जी की माता पिता ने उन्हें समझाया। उनकी बात मानकर कैलाश जी ने कामिनी से शादी कर ली। कामिनी के साथ दहेज में आया उसका भाई प्रीतम। धीरे धीरे कामिनी और प्रीतम ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दोनों बच्चे प्रीतम से डरते थे। प्रीतम हर समय उनको डांट फटकार कर रखता था। समय बीतता गया। 5 साल में प्रीतम और कामिनी ने धीरे धीरे कैलाश जी का पूर्ण विश्वास जीत लिया था और धीरे धीरे सारा कारोबार अपने नाम करवा रहे थे। एक दिन आरुष ने प्रीतम और कामिनी को बात करते सुन लिया। उनकी बातों से लग रहा था कि वो सारा बिजनेस अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। आरुष से रहा नहीं गया और जोश में आकर वो बोल पड़ा, मैंने सब सुन लिया है, मैं सब पापा को बताऊंगा। प्रीतम जैसे ही उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, आरुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोड़ दिया। एक 15 साल के जवान लड़के से लड़ने की हिम्मत प्रीतम में नहीं थी, इसीलिए वो पीछे हट गया। आरुष और अयान अब अपनी ताकत पहचान चुके थे। हमसे पंगा मत लेना शकुनी मामा, अभी चलो।
और पापा को सब सच बताओ, वरना ऐसा पीटेंगे कि नानी याद आ जाएगी। आरुष बोला, अरे भांजे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा को सच कैसे बता सकता हूँ मैं? जायदाद का सवाल है। हाँ, एक सच तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ, देखो और ख़ुद तय करो कि क्या करना है। प्रीतम ने कुछ तस्वीरें उनको दिखाई। वो तस्वीर देखते ही दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक अयान अतीत के पन्नों से निकलकर वर्तमान में आ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अहाना उसे शांत करने उसकी तरफ बढ़ी, पर उसने अपने कदम रोक लिए और उर्वी को इशारा किया। उर्वी ने आगे बढ़ रोते हुए अयान को संभाला। क्या था उस तस्वीर में ऐसा अयान, जो तुम इतना रो रहे हो? अयान ने रोते हुए कहा, माँ। उर्वी और अहाना हैरानी से अयान की तरफ देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयान किसकी बात कर रहा है। माँ जिंदा थी। ये कह अयान ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और बताया, कामनी और उनके भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। किसी और औरत की लाश दिखाकर ये साबित कर दिया कि वो लाश हमारी माँ की थी और हमारी माँ को कैद करके एक आश्रम में रख लिया। उसने हमें धमकी दी कि अगर हमने पापा या पुलिस को कुछ भी बताया तो वो सच में हमारी माँ को मार देगा। तब से कामनी देवी जो चाहती हम दोनों से करवा लेती। भाभी, आपको बहुत बार कामनी के सामने झुकना पड़ा। आपको लगा भाई उनको सपोर्ट कर रहा है, जबकि असलियत ये थी कि वो माँ की दयनीय हालत में वीडियो और फोटो दिखाकर हमें ब्लैकमेल करती थी। क्या करते, बात माननी पड़ती थी उनकी। ये कह अयान उर्वी के गले लग कर रोने लगा। अहाना से अयान की ये तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, ये जानकर कि उनकी असली माँ आज तक जिंदा है, पर कामनी और प्रीतम की वजह से वो अपने बच्चों के प्यार से और बच्चे अपनी माँ के ममत्व से दूर रहे। उसका खून खौल उठा। अब वो और दृढ़ता से कामनी को सबक सिखाना चाहती थी। शांत हो जाओ अयान, चिंता मत करो, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उन्हें। अहाना ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ढूंढ लेंगे नहीं अहाना, ढूंढ लिया है। तपस्या जी का पता चल गया है। इंस्पेक्टर शिशिर बोला। ये सुनते ही अयान चौंक कर पलटा। कहाँ हैं वो इंस्पेक्टर? ठीक तो हैं वो? प्लीज़ मुझे मिलना है उनसे। इसी वृद्धा आश्रम में हैं, पर मानसिक रूप से थोड़ी असंतुलित हैं। प्रीतम ने उन्हें बहुत बुरे हालात में रखा है। उसका इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। शिशिर ने कहा, तो चलिए इंस्पेक्टर, लेकर आते हैं माँ को। अयान उस आश्रम की ओर जाते हुए बोला। रुको अयान, ऐसे नहीं, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। तुम तीनों अभी यहीं रुको, मैं अपनी टीम के साथ अंदर जाऊंगा, फिर तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगा। ये कह शिशिर ने अन्य पुलिसकर्मियों को इशारा किया और सब आश्रम के अंदर चले गए। अयान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। उर्वी उसके पास बैठ उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कितना अभागा बेटा हूँ मैं भाभी, अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अयान ने उर्वी की गोद में सिर रखते हुए कहा। उर्वी बिना कुछ बोले उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप रहने को कह रही थी। उसकी आंखों के आगे हर वो मंजर घूम रहा था जब आरुष ने उसको कामनी जी से माफ़ी मांगने को कहा, या उर्वी की बात सही होते हुए भी उसने कामनी जी का साथ दिया। कितनी दर्द और तकलीफ़ से गुजरता होगा आरुष तब, और उर्वी इस दर्द और तकलीफ़ से ना गुजरे, इसीलिए उसे अपने आप से दूर कर दिया। आरुष का उठाया हर कदम उर्वी को अब समझ में आ रहा था। उर्वी की आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे थे। अहाना भी अयान को इस कदर रोते देख असहाय महसूस कर रही थी। इस समय यदि उसके बस में होता तो अयान को गले लगा उसे सांत्वना देती और समझाती कि उसकी माँ पर हुए हर अत्याचार का वो बदला जरूर लेगी। तभी इंस्पेक्टर शिशिर का फ़ोन आया और उसने सबको अंदर बुलाया। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार कहानी को देते रहिए। कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।